हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे मध्यकालीन इतिहास का एक बेहद और बेहद आवश्यक चैप्टर जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे अपनी इस क्लास के माध्यम से या अपनी क्लास की जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे मुगल वंश के तौर पे या जिसको हम लोग मुगलिया सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली सारी क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा जिससे कि यार आपकी अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित होगी इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, बाकी अगर और पढ़ने में रुचि है या अपनी स्वयं की एक अलग से बौद्धिक क्षमता विकसित करनी है तो यार एक बुक का अध्ययन आप लोग अवश्य करेंगे जिसके पश्चात में हमारा किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में आप लोग बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीविता को प्रदर्शित करते हुए अपनी क्लास को हम एक नए अंदाज में शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसी में आज जो हम बात करने वाले हैं वो पूर्णतः बात करेंगे मुगल वंश के संदर्भ में, यानी जो भी सारा सिस्टम होगा वो हम इसी पे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे मुगल वंश में। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग यार देख चुके हैं इससे पहले वाले की क्लास में कि जो भी सारा सिस्टम होता है सबसे पहले तो हम राजनीतिक स्थिति की ही बात करेंगे। मैंने इससे पहले की क्लास में बोला था कि यार दिल्ली सल्तनत हमारा मतलब जब समाप्त होता है उसके पश्चात ही हमारा ये मुगलिया सल्तनत क्या होती है, स्थापित होती है। और ये पूर्णतः क्या नहीं होता, ये हमारे भारतीय मूल के नहीं होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमारे शासक भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं ये सारे के सारे हमारे तुर्क होते हैं या बाहरी क्षेत्रों से आकर के ये भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और एक नए अंदाज में अपने प्रशासनिक व्यवस्था को भी क्या करते हैं, धीरे धीरे संचालित करते हैं। सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सल्तनत हमारा कौन सा है, यही मुगलिया सल्तनत है। इसके पहले हमारा दिल्ली सल्तनत, उसके पश्चात में मुगलिया सल्तनत सबसे मजबूत सल्तनत था हमारा। और इसके जो शासक थे वो काफी शक्तिशाली और काफी क्रूर शासक थे। यार पढ़ने में भी आनंद आएगा और पढ़ने के पश्चात में जिस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे किसी अन्य क्लास की आवश्यकता ना पड़ने वाली है। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी सारी बातें होंगी या इतिहासकारों के द्वारा इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में जो भी सारी घटनाओं का वर्णन किया गया उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र मैं आपके साथ बड़े ही बेहतरीन अंदाज में करूंगा जो कि मुगल वंश के नाम से संकलित किया गया इतिहासकारों के द्वारा इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, तो देखते हैं इसी में। सर्वप्रथम मैंने बात की कि जो भी हमारी राजनीतिक स्थिति होती है हम लोग धार्मिक स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी समय इसी बीच में दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत के बीच में हमारा एक चैप्टर अध्ययन किया हम लोगों ने कि जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन थी इस बीच में समाज में किस प्रकार की परंपराएं थी, किस प्रकार के हमारे लोग थे, उन तमाम सारी बातों का भी जिक्र हम कर चुके हैं। लेकिन हम पूर्णतः यहाँ पे राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे ना कि धार्मिक स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति हमारी यही होती है कि दिल्ली सल्तनत हमारा मतलब एक प्रकार से बोले तो चल रहा होता है और दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम शासक या सबसे अंतिम वंश जो हमारा था वो था लोधी वंश।
यानी जिस समय भारतीय क्षेत्र में या इस दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में हमारा खिलजी वंश का शासन, सॉरी, लोधी वंश का शासन चल रहा होता है, उसी समय हमारे बाबर का आक्रमण होता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से बोले तो मुगल वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में, वो जाता है बाबर को, जिसकी चर्चा आगे अभी हम लोग कुछ बेहतरीन अंदाज में करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति हमारी यही होती है और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी इस समय शासन कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे पहले यार हम लोग ये भी थोड़ा सा समझते हैं कि जो भी सारा सिस्टम होता है, कोई भी जो हमारा शासक होता है या सुल्तान होता है या जो भी हमारा बादशाह या राजा जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। यार कभी मतलब एक प्रकार से बोले तो कोई भी शासक या सुल्तान दूसरे क्षेत्र में आक्रमण कब करता है? आक्रमण तभी करता है जब वो ये जान जाता है कि मतलब हमारे क्षेत्र से ज्यादा उसके क्षेत्र में जो भी सारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो मजबूत नहीं है, यानी हमसे ज्यादा शक्तिशाली अन्य शासक जिस भी क्षेत्र में हम मतलब आक्रमण करने वाले हैं उस क्षेत्र का सुल्तान हमसे मजबूत या शक्तिशाली नहीं है। तो इस संदर्भ में इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए दूसरा जो शासक होता था वो अन्य क्षेत्रों में क्या करता था कि आक्रमण कर देता था। और इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए बाबर भी क्या करता है कि भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करता है, क्योंकि इस समय ये जो हमारे छोटे मोटे राजा थे लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी उतना मतलब ख्याति नहीं थी इसकी, छोटे मोटे राजा थे। और इस समय जो भी सारा सिस्टम था भारतीय क्षेत्र में, ये छोटे छोटे वंश के तौर पे या छोटे छोटे राजाओं के तौर पे या छोटे छोटे समूह के तौर पे शासक हमारे बट गए थे पूरे भारतीय क्षेत्र में। हम लोगों ने जैसे अध्ययन किया दिल्ली सल्तनत का कि उत्तर भारत में हमारा एक प्रकार से बोले तो लोधी वंश चल रहा था जिस समय हमारा बाबर आक्रमण करता है, और दक्षिण भारत की स्थिति को अगर हम समझना चाहें तो दक्षिण भारत की स्थिति में हमारे दो प्रमुख नए राजवंश उभरते हैं जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से बोले भारतीय क्षेत्र में जो भी हमारी प्रशासनिक स्थिति थी वो विखंडित हो चुकी थी। सारे शासक अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के क्रम में, अपना अपना स्थायित्व प्रदान करने के क्रम में क्या करते थे कि एक दूसरे से आपस में भिड़ते थे, जिससे कि आपस में एकता नहीं थी। तो एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र में शासकों का जो भी क्षेत्र था वो एक प्रकार से विखंडन की स्थिति थी। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी शासक समझ जाता है कि अगला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में शासकों के मध्य में एकता नहीं है, जब ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि इस क्षेत्र में एकता नहीं है तो हम भी इसमें क्यों ना मजा मार लें। ठीक है, जिससे कि हमारा भी स्थायित्व तो क्यों ना वहां पे प्रदान हो सके, हो सकता है हमारी भी सत्ता वहां पे स्थापित हो सके। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को परिस्थितियों को देखते हुए या इन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल बाबर हमारा भारतीय क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करता है। फिलहाल में अभी हम बाबर की चर्चा नहीं करने वाले हैं, थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि इस मतलब मुगल वंश में जो भी सारा सिस्टम है थोड़ा सा देखते हैं। सर्वप्रथम अगर इतनी सारी बातों से हम रूबरू हो चुके हैं तो थोड़ा सा ये समझते हैं इस मुगल वंश में हम लोगों ने किन किन शासकों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम एक बात ये भी याद रखिएगा कि मुगल शब्द का तात्पर्य क्या होता है। मुगल शब्द का तात्पर्य होता क्या है, तो मुगल शब्द का जो तात्पर्य होता है उसको हम लोग बहादुर के नाम से जानते हैं। यानी मुगल शब्द जो है ये एक प्रकार से इसका अंदाजा लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि मुगल शब्द जो है यह एक प्रकार से बहादुरी का प्रतीक है, या इसको हम बहादुर कह करके भी संबोधित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो हमारा मुगल वंश था ये बेसिकली आया कहां से, मैंने पहले ही बोला कि ये भारतीय मूल का कोई भी शासक भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित
नहीं कर पाता है। वो कुछ छोटे छोटे राजा रहे हों वो बात की बात है, लेकिन जितनी भी विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में, वो हमारे अन्य मतलब क्षेत्रों से ही आए थे। और बेसिकली वो अन्य क्षेत्र कौन कौन से थे, तो हम जब से इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तब से हम रूबरू हो चुके हैं, और अभी तक के अध्ययन से हमारी कुछ ना कुछ अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं मतलब उत्तर साइड में पहाड़ी एरिया है हमारा, अर्थात पर्वत पड़ता है हमारे इंडिया में, और दक्षिण की बात करें तो इधर महासागर वगैरह पड़ जाते हैं। बात करें अगर पूर्व की तो इधर से भी कोई चांस नहीं पड़ता है, एक चांस बचता है तो वो बचता है हमारा पश्चिमोत्तर का एरिया। यानी किसी को भी अगर भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करना है तो वो शासक वो सुल्तान हमारा पश्चिम के क्षेत्र से ही आक्रमण कर सकता था। यही एक रास्ता बचता था भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। और शुरुआत से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि यार जो भी सारा सिस्टम था इधर से ही, यानी जो भी तुर्क वगैरह का ईरान इराक वाला एरिया है, तुर्की वाला एरिया है, ये इधर से ही लोग आक्रमण करते थे। शुरू से ही हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये भी यार उधर से ही आते हैं, बाबर झाबर वगैरह ये भी इधर से ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी सारा सिस्टम है हम लोग ये मुगल वंश, इसका शब्द होता है बहादुर, इसका अर्थ होता है, और मुगल वंश जो है ये दो वंशों से उत्पन्न एक प्रमुख नया वंश था। यानी ये जो मुगल वंश हम लोग एक प्रकार से पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, ये दो वंशों से उत्पन्न एक नया वंश था। और ये जो मुगल वंश है ये कौन से दो वंशों से उत्पन्न था, तो ये दो वंशों से उत्पन्न तो था, लेकिन इसमें क्या था कि दो लड़ाकू योद्धाओं के समूह से। यानी एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो जो भी ये वंश था मुगल वंश, इससे पहले जो भी नए वंश थे हमारे, दो नए वंश थे या प्रमुख वंश थे। एक था हमारा एक प्रकार से बोले मंगोल वंश, एंड एक था हमारा तुर्क वंश। ठीक है, तुर्की जो कि तैमूर के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी सारा सिस्टम था ये दो वंश थे, प्रमुख वंश थे। इन्हीं वंशों से उत्पन्न हमारा एक नया वंश देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हमने याद रखना है कि मैंने क्या बोला कि दो प्रमुख वंशों से उत्पन्न, दो प्रमुख वंशों से उत्पन्न हमारा एक नया वंश था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुगल वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। और ये वंश थे कौन, तो ये लड़ाकू वंश थे। यानी स्थिरता नहीं थी इनमें, अपने आप को उच्च कुल का दिखाने का प्रयास करते थे, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। तो दो प्रमुख वंश थे कौन कौन से, तो इसको भी याद रखिएगा कि एक था हमारा मंगोल वंश, एक था हमारा मंगोल वंश, एंड दूसरा इसी में था तुर्की वंश। तुर्की वंश, ये तुर्की वंश था। ठीक है, जिसमें अभी आगे थोड़ी सी चर्चा हम इसकी और करेंगे। इतनी सारी बातें अगर पकड़ चुके हैं तो थोड़ी सी बात अब ये करते हैं कि इतनी सारी चीजें अगर हो चुकी हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरे के पूरे मुगल वंश को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, और दो भागों में डिवाइड करने के पश्चात में हम इसका अध्ययन करते हैं। फिलहाल में हम ही क्या यार, इतिहासकारों के द्वारा ऐसी मतलब ऐसा इतिहास को लिखा गया या ऐसा वर्णित किया गया कि मतलब विद्यार्थियों को पढ़ने में सहजता महसूस हो, अध्ययन के दृष्टिकोण से सहजता महसूस हो, जिस कारणवश इतिहासकारों ने इस पूरे के पूरे मुगल वंश को दो भागों में बांट दिया। और दो भागों में बांटने के पश्चात में इसको दो भाग करके इसका अध्ययन करते हैं, और एक प्रकार से बोले तो थोड़ी सी सहजता हमको भी महसूस होगी। इस कारणवश हम इसको क्या करते हैं कि दो भागों में बांटते हैं। पूरे के पूरे मुगल वंश को हम दो भागों में बांटते हैं, अध्ययन के दृष्टिकोण से सहजता महसूस होने वाली है। पहला
एक हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश, एक क्या पढ़ेंगे, मुगल वंश का अध्ययन करेंगे। एंड दूसरा दूसरा जो मैं इसी में बात करूंगा वो उत्तर मुगल काल की बात करूंगा, उत्तर मुगल काल की बात करूंगा, जिससे कि हमको पढ़ने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी सहजता महसूस होगी और सारी चीजों को पकड़ने में तो और सहजता महसूस होगी। ठीक है, जिसमें हम मुगल वंश का अध्ययन करने वाले हैं, सारी क्लासों को देखेंगे एंड उत्तर मुगल वंश इसका भी अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये जो मुगल वंश होता है, ये मुगल वंश अगर हम बात करें तो कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है 1526 से लेकर के कब तक, 1526 ईस्वी से लेकर के ये चलता है 1707 ईस्वी तक। ठीक है, ये था हमारा मुगल वंश। और इसके पश्चात में अगर उत्तर मुगल वंश की बात करें तो ये 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक की बात हम करने वाले हैं उत्तर मुगल वंश में। फिलहाल में है मुगल वंश ही, केवल और केवल हमको अध्ययन के दृष्टिकोण से सहजता महसूस हो, जिस कारणवश इतिहासकारों ने इसको दो भागों में डिवाइड करके इसका वर्णन किया है। अब मुगल वंश में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो शासकों का या जिन सुल्तानों का या जिन बादशाहों का अध्ययन करना है वो हमारे सबसे शक्तिशाली शासक आते हैं, यानी जितने भी हमारे शक्तिशाली शासक हुए वो हम मुगल वंश के दौरान पढ़ेंगे, और जितने हमारे थोड़ा सा कमजोर शासक हुए इस पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत में, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं उत्तर मुगल काल में। ठीक है, देखते हैं इसी में कि मुगल वंश में 1526 से लेकर के 1707 के मध्य में कितने शासक आते हैं हमारे, या जो शक्तिशाली शासक हैं वो इसी बीच में आते हैं 1526 से 1707 के मध्य में। 1526 में हमारा एक प्रकार से बोले तो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई, या यहीं से अगर मैं बोलना चाहूं तो भारतीय क्षेत्र में जो हमारे मुगलिया सल्तनत की स्थापना होती है वो हमारा स्थापित होता है 1526 में। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि बाबर ने भारतीय क्षेत्र में आक्रमण नहीं किया, उसने आक्रमण इससे पहले से ही किया। 1504 से ही इसका साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं कि 1504 ईस्वी के आसपास आकर के एक प्रकार से बोले तो बाबर भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उनकी गिनती इस कारणवश नहीं की जाती है क्योंकि वो छोटे छोटे युद्ध होते हैं। लेकिन जब इसके मतलब एक प्रकार से बोले जब वो ये चीजें चाह लेता है कि अब मुझे भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करना है, तो तब वो क्या करता है कि पूरी रणनीति बना करके वो 1526 में पानीपत वाले एरिया में इब्राहिम लोदी से क्या करता है, अटैक करता है या संघर्ष करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे चल के जब इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल में मुगल वंश में 1526 से अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, बाबर का अध्ययन करेंगे। बाबर जो कि 1526 में सत्ता को स्थापित करता है। बाबर के पश्चात में अगर बात करें तो आता है हुमायूं हमारा, जो कि इसके पश्चात आता है। हुमायूं के पश्चात अगर मैं जिक्र करूं तो अकबर आता है हमारा, एंड अकबर के पश्चात में अगर हम लोग बात करें तो अकबर के पश्चात आता है जहांगीर। जहांगीर का भी जिक्र करेंगे, जिसको कि सलीम नाम से बचपन में जाना जाता था, इसका भी जिक्र करेंगे। जहांगीर के पश्चात अगर बात करें तो हम इसमें शाहजहां की बात करेंगे, शाहजहां की बात कर लेंगे। एंड शाहजहां के बाद में जो लास्ट हमने अध्ययन करना है इस पूरे के पूरे मुगल वंश में, जो कि 1526 से 1707 ईस्वी के मध्य में इनकी गिनती की जाती है, तो उसको हम देखेंगे इसी में औरंगजेब के संदर्भ में। ये पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का सबसे क्रूर शासक था हमारा कौन, ये था हमारा औरंगजेब। ठीक है,
तो ये हमारे ऐसे शासक थे जो कि पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक हमारे कौन थे? तो वो हमारे 1526 से 1707 ईस्वी के मध्य में इतने सारे शासक आते हैं और इन्हीं शासकों का जिक्र हमने करना है मुगल वंश में, या इतिहासकारों ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में एक चैप्टर बनाया और उस चैप्टर को नाम दिया मुगल वंश का। और इस मुगल वंश को दो भागों में डिवाइड किया, जिससे कि विद्यार्थियों को या जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको या उनके अध्ययन के दृष्टिकोण से सहजता महसूस हो। एक को नाम दिया मुगल वंश, एक को नाम दिया उत्तर मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश में शक्तिशाली शासक आते हैं जो भी मुगलिया सल्तनत में आते हैं और उनका जिक्र हम 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी के मध्य में करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं। इसके पश्चात में 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी के मध्य में हम लोग उत्तर मुगल काल का जिक्र करते हैं। अब इसको उत्तर मुगल काल क्यों नाम दिया गया? इसको उत्तर मुगल काल इस कारणवश नाम दिया गया क्योंकि इधर के जो शासक होते हैं, यानी औरंगजेब के पश्चात के, जिसको हम लोग बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, वो शासक बनता है। यानी इसके पश्चात हम बात करेंगे इसी में उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह जफर की या बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे। इसी के पश्चात में हमारा लास्ट तक में अगर हम लोग देखें 1857 तक में, तो इसी में हमारा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर हमारे आते हैं। तो इनके मध्य में यानी लास्ट में कौन आता है? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, या इसको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। तो इन शासकों का जो हमने अध्ययन करना है वो उत्तर मुगल वंश या उत्तर मुगल काल के नाम से अध्ययन करेंगे। ये शासक भले थे लेकिन मतलब उतने शक्तिशाली शासक नहीं थे मुगलिया सल्तनत में, थोड़ा सा इसी कारणवश इनको अलग करके हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने मुगल वंश के संदर्भ में याद रखनी है। ठीक है, इसमें अब जो हम शुरुआती दौर में अगर मैं स्टार्ट करना चाहूं तो अपनी बात को अगर हम इतनी सारी बेसिक चीजें मुगल वंश के संदर्भ में समझ चुके हैं या अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता मुगल वंश के संदर्भ में अगर इतनी सारी चीजें हमारे मन मस्तिष्क में अगर बैठ चुकी हैं, तो हम लोग यार अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबर से। किससे स्टार्ट करते हैं? बाबर से अपनी बात को हम स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ भरपूर आनंद लीजिए इस पूरे के पूरे मुगल वंश का। बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक में, और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं इसी में बाबर के संदर्भ में अपनी चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग थोड़ा सा अभी भारतीय क्षेत्र से जिक्र नहीं करेंगे, शुरुआती दौर से जिक्र करेंगे कि बाबर हमारे पैदा कहाँ होता है, पहली बार कहाँ पे आता है। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा किसकी? बाबर की बात करने वाला हूं। ठीक है, बाबर हमारा था कौन? सर्वप्रथम बाबर का जो जन्म होता है हम लोग जान चुके हैं कि ये हमारे भारतीय मूल का नहीं था, दो प्रमुख वंशों से उत्पन्न हमारा एक नया वंश था जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। और इसी मुगल वंश का एक हमारा शासक होता है, एक हमारा सुल्तान होता है जिसको हम लोग बाबर के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम इसको पढ़ते क्यों हैं? पूरे के पूरे मुगल वंश को पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसी कारणवश है यार, मुगल वंश को ही नहीं, जितने भी इतिहास में अभी तक हम लोगों ने घटनाओं का जिक्र किया या जितने भी चैप्टरों का जिक्र हम कर चुके हैं या आगे करने वाले हैं, इसको हम पढ़ते क्यों हैं? इसको इसी कारणवश पढ़ते हैं कि जो भी हमारा भारतीय क्षेत्र में जो भी हमसे मतलब जब हम पैदा नहीं थे तो उससे पहले पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में किन किन घटनाओं का वर्णन हो चुका है या ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हमारी घटित हो चुकी हैं,
इस भारतीय क्षेत्र में, जो कि यार काफी सारे लोगों के द्वारा इस भारत को लूटा भी गया और भारत पे क्या किया गया, अपनी सत्ता को स्थापित भी किया गया और पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र पे सुल्तानों के द्वारा काफी दिनों तक मजा भी मारा गया। यही वो दौर था राजतंत्र का दौर। और आज जो है हमारा वो है लोकतंत्र का दौर। ठीक है, तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा शासन होता है और जनता के लिए शासन होता है, वही होता है लोकतंत्र। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का शासन होता है, राजा के लिए शासन होता है और राजा के द्वारा शासन होता है। ठीक है, तो फर्क को समझिएगा। लोकतंत्र में काफी सारी चीजें होती हैं और हमको काफी सारी स्वतंत्रता भी मिली हुई है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये बाबर था हमारा। बाबर जो था, इसका जो जन्म होता है वो हमारा होता है 14 फरवरी को। यार 14 फरवरी को एक डेट और मनाई जाती है, जो मेरे भाई या मेरे शेर होंगे या जो भी लोग होंगे वो इस दिन से बड़ा ही परिचित होंगे या रूबरू होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारा 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तारीख याद करने में भी क्या होगी, सहजता महसूस होगी कि बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। और अध्ययन के दृष्टिकोण से भी सहजता महसूस होगी, तो थोड़ा सा याद रखिएगा 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, मजा भी मारते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इससे तारीख याद करने में हमने क्या होगी कि सहजता महसूस होगी। तो ये हमारा बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। और कहां पे होता है, तो ये हमारा ईरान इराक वाले क्षेत्र में होता है। कहां पे होता है, ईरान इराक वाला क्षेत्र या तुर्की का क्षेत्र हमारा बोल सकते हैं, या एक प्रकार से बोले तुर्की में भी एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग फारस के नाम से जानते हैं। फारस वाले क्षेत्र में हमारे बाबर का क्या होता है, जन्म होता है। और इतना ही नहीं, बाबर का ये जन्म होता है। इनका पूरा नाम क्या था, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते हैं। अभी तक अगर पूरा नाम बता रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ पे देखते हैं। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीर उद्दीन मोहम्मद, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते हैं। ये इसका पूरा नाम था या वास्तविक नाम है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। इनके पिता का क्या नाम था, तो मेरे शेर अगर पिता की बात करूं या इनके पप्पा का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था मिर्जा उमर शेख के नाम से जानते हैं। मिर्जा उमर शेख के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं पर किसी किताब में या किसी अन्य किताब में इनका नाम उमर शेख मिर्जा भी दिया गया है, तो उसको भी हमने याद रखना है। दोनों नामों ने हमको रूबरू होना है। मिर्जा उमर शेख या उमर शेख मिर्जा कौन थे, ये बाबर के पिता थे। इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का भी जिक्र करते हैं। इनकी माता का नाम था कुल्लू निगार खानम के नाम से जानते हैं। नाम भी कुल्लू निगार खानम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना, माता का नाम, पिता का नाम, बाबर का नाम, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। ठीक है, और इनकी माता अलग वंश से थी और इनके पिता अलग वंश से थे। यानी एक प्रकार से बोले तो आज हमको जैसी अपनी शादी करनी है, तो लोग होते हैं ना, आजकल ब्राह्मण या पंडित वगैरह क्या करते हैं, कुंडली वगैरह मैच करवाते हैं। यानी एक कास्ट की शादी दूसरे कास्ट में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाबर झाबर के मामले में क्या होता है कि यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा दूसरा था कि माता इनकी अलग वंश से थी और पिता इनके अलग वंश से थे। तो क्या हुआ, इन्हीं दोनों वंशों से उत्पन्न हमारा एक नया वंश भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करता है, जिसको हम लोग
मुगल वंश के नाम से जानते हैं। ये कुल्लुग निगार खानम यानी इनकी माता ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी मंगोल वंश से संबंधित। इसको याद रखिएगा, ये माता इनकी कौन से वंश से? मंगोल वंश, मंगोल वंश से संबंधित थी। या एक बार है, एक प्रकार से बोलना चाहे तो मंगोल वंश में एक हमारा शासक था चंगेज खां। चंगेज खां के वंशज से थी हमारी कौन? कुल्लुग निगार खानम। एंड इनके जो पिता थे ये हमारे तुर्क वंश से संबंधित थे, यानी तुर्क वंश से संबंधित थे। और तुर्क वंश में तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। तो यही हमारे दो वंश हैं जिनसे उत्पन्न हुआ हमारा बाबर। और बाबर भी एक हमारा, एक प्रकार से बोले तो बाबर को अब किस वंश का माना जाएगा? यार माता अलग वंश की, पिता अलग वंश के, तो बाबर किस वंश का माना गया? बाबर ये मिक्सर माना गया। मिक्सर का थोड़ा सा क्या था कि मिक्सर का थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा मैं इस कारण बोल रहा हूँ हंसी मजाक में। बाकी इसको हम थोड़ा सा बोल देते ना कि ये भी अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए क्या करता है कि ये माता के वंशज को नहीं अपनाता है, यानी माँ के वंश के नाम पे इसकी तुलना नहीं की गई। इसकी तुलना जो की गई या इसको जो जाना गया वो पिता के वंश के तौर पे जाना गया, माता के वंश के तौर पे नहीं जाना गया। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि मंगोलों की तुलना में तुर्क वंश जो था या चंगेज खां की तुलना में तैमूर वंश जो था ये क्या था कि ये थोड़ा सा उच्च कुल का था। तो बाबर भी अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए या अपने आप को प्रतिष्ठावान दिखाने के लिए ये अपने आप को चंगेज खां के वंशज के तौर पे ना अपना करके ये तुर्क वंश को अपनाता है या अपने पिता के वंश के नाम से जाना जाता है। अर्थात तुर्क वंश में तैमूर का वंशज था। ठीक है, कौन? बाबर। तो इसको भी हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। ये हुआ बाबर का एक छोटा सा इंट्रो पार्ट, ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। ठीक है, और अभी ये फिलहाल में छोटा ही है, अभी बड़ा नहीं हुआ ये भी चीजें याद रखिएगा कि अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो धीरे धीरे ये भारतीय क्षेत्र में माहौल भी गर्म करेगा। अभी थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब इनके पिता कहाँ पे, अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये अभी भारतीय क्षेत्र में क्या नहीं हुआ, अभी ये भारत वगैरह में आक्रमण नहीं किया और ना ही अभी भारत में ये आया है। ये अभी कहाँ पे है? इसका बचपन जो बीतता है या जो भी सारा सिस्टम होता है ये खेलता कूदता कहाँ पे है? ये तुर्की और फारस वाले क्षेत्र में, अर्थात पश्चिम वाले क्षेत्र में ये क्या करता है? अपना बचपन व्यतीत करता है। इतने में क्या होता है कि इनके जो पिता थे, कौन? मिर्जा उमर शेख या शेख उमर मिर्जा, जो भी हम नाम देना चाहें, वो फारस क्षेत्र के एक छोटे से सरदार थे। कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था। और भारतीय क्षेत्र में जैसे ये आक्रमण करता है, सोचो इतना शक्तिशाली शासक, इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है बंदा अकेले अपने दम पे, इतना शक्तिशाली था और बुद्धिजीवी था। तो मानना पड़ेगा बॉस बाबर को। ठीक है, इसके पिता जो थे वो फारस क्षेत्र के एक छोटे से क्या थे? सरदार थे। तो ये अपने पिता के साथ में रह करके जो भी सारी चीजें हैं, या जब इनके पिता दरबार वगैरह चलाते थे या छोटे से कबीला टाइप बोल सकते हैं, तो उस फारस वाले क्षेत्र के इनके पिता क्या थे? सरदार थे। तो जब इनके पिताजी इस सरदारी के तौर पे यानी एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे, तो बाबर भी उनके साथ में वहां पे रहता था और उन्हीं सारी गतिविधियों को या अपने पिताजी की गतिविधियों को देखते हुए, किस प्रकार की गतिविधियां? प्रशासनिक गतिविधियां, कि पिताजी अपनी सत्ता को, अपने शासन को किस प्रकार से संचालित करते हैं, भले ही वो छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। यार सत्ता सत्ता होती है। ठीक है, तो वही हुआ कि पिता छोटे स्तर पर शासन कर रहे थे,
तो ये जो हमारे बाबर थे, ये अपने पिता को देखते हुए कि मेरे पिता किस प्रकार से इस फारस वाले क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, सारी चीजों से ये अवगत होता रहा, सारी चीजों को रूबरू यानी ऑब्जर्व करता रहा। और इसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जिसके पास वाकई में सत्ता होती है, उससे होता है ना कि जेलसी, यानी लोग जलन मतलब जलने वाले लोग थोड़ा सा हो जाते हैं। यही एक प्रकार से मैं व्यवहारिक भाषा में बोलना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति थोड़ी सी प्रसिद्धि प्राप्त करता है तो उसके पीछे जो भी सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना कि जब व्यक्ति किसी की तुलना नहीं कर सकता या उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो होता है ना कि जेलसी का भाव आ ही जाता है। ये मैं नहीं, ये समाज का अपना एक ऑब्जर्वेशन बोलता है, जो आप भी ऑब्जर्व करोगे और हम भी ऑब्जर्व करेंगे। अभी तो केवल और केवल हम लोग अध्ययन ही कर रहे हैं, बेसिकली अभी हम लोगों ने उतने अच्छे से समाज को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग समाज के बीच में अपना जीवन यापन नहीं किए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने समाज में किस किस प्रकार के लोग हैं, ये सारी चीजों से हम रूबरू नहीं हुए हैं। इन्हीं सारी चीजों को सीखना है हमने कि किस व्यक्ति को किस प्रकार हैंडल करना है। समाज में तमाम तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो समाज को देखते हुए अभी वैसे भी हम लोग पढ़ाई करने वाले स्टेज में हैं, तो समाज में हमने जाने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। जब आवश्यकता होगी तो हम खुद ब खुद चले जाएंगे और लोगों को ऑब्जर्व भी करेंगे कि किस प्रकार का व्यक्ति हमारे साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है। समाज में यही सारी चीजें जानने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सारी चीजों से रूबरू रहिएगा, आप भी और हम भी। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी सारा सिस्टम है फारस वाले क्षेत्र में पिताजी शासन कर रहे हैं, इनसे जलने वाले लोग थोड़ा सा ज्यादा हो गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो दरबार में रहते थे या आस पड़ोस के पड़ोसी थे, वो भी इनसे जिलस का भाव रखते थे। और इनके जो नाते रिश्तेदार थे, किसके नाते रिश्तेदार? बाबर के पिता के जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह थे या इनके जो पड़ोसी थे, वो इनके पिता से जलते थे, या एक प्रकार से बोले तो पीठ पीछे कूटनीतिक रणनीति बना रहे थे कि किस प्रकार से इनको इनकी सत्ता से हटाया जाए और एक अपनी नई सत्ता को स्थापित किया जाए। तो यार उतना तो मतलब शासक शासक होता है, शासन सबका बराबर होता है, भले ही वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। फर्क केवल इतना पड़ता है कि पावर का फर्क होता है, शक्ति का फर्क होता है। जिस पद पे आप होंगे उस लेवल का या उस स्तर का शक्ति या पावर आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इनके पिता को भी क्या था कि जलने वाले लोग थे, पास पड़ोस वाले जलते थे। तो इस संदर्भ में इनका एक रिश्तेदार था, या एक प्रकार से बोले तो इनका साला था। क्या था? इनका साला था, जो कि 1494 ईस्वी में इनके साले के साथ में संघर्ष होता है। संघर्ष काफी सारे लोगों से होता है, लेकिन उसमें इनके पिता मतलब इतने बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं कि इनको कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी कौन जानता, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत सुनी होगी। तो इनको पता ना था कि हमारा साला ऐसा है। तो इनके साले ने क्या किया कि पीठ पीछे एक कूटनीतिक रणनीति बनाई और इनके पिता अर्थात मिर्जा उमर शेख या शेख उमर मिर्जा के साथ में संघर्ष करता है। और फाइनली 1494 ईस्वी में क्या होता है कि 1494 ईस्वी में क्या होता है कि इनके साले के साथ में संघर्ष होता है। किसका? इनके पिताजी का संघर्ष होता है। और इस 1494 में इस संघर्ष में क्या होते हैं कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है इसी फारस वाले क्षेत्र में। अब हमारे बाबर सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, अपने पिता के साथ में दरबार में जाते थे, या उनका जो भी सारा सिस्टम होता था प्रशासनिक व्यवस्थाओं से मतलब संबंधित,
उन सारी चीजों से ये रूबरू थे। तो क्या हुआ कि 1494 में पिता की मृत्यु के पश्चात में जो सत्ता स्थापित करने वाला बंदा बचता है वो कौन था? बाबर आता है। यानी 1494 ईस्वी के पश्चात में पिता की मृत्यु के पश्चात में बाबर को फारस क्षेत्र का क्या बनाया गया? सरदार बनाया गया। कहां का? फारस क्षेत्र का सरदार बनाया गया। सारी चीजों को देखते चलिएगा और समझते चलिएगा, रटिएगा नहीं, सारी चीजों को देखते चलिएगा कि फारस वाले क्षेत्र का सरदार बनता है हमारा कौन? तो वो था हमारा बाबर। कब बनता है? 1494 ईस्वी में, पिता की मृत्यु के पश्चात में। पिता की मृत्यु के पश्चात में क्या होता है कि ये शासक बनता है, सुल्तान बनता है। जो भी बोले अभी सुल्तान मत बोलिए क्योंकि छोटे स्तर पर है, तो इसको हम सरदार ही बोलते हैं। अब यार जब ये शासक बनता है या सरदार बनता है तो इसके सामने 2 से 3 चुनौतियां थी। कौन सी? कि पहली बात, ये अभी उतना बड़ा भी नहीं हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1483 में और पिता की मृत्यु हुई 1494 में। तो 83 और 10 93, अर्थात बोल सकते हैं कि 11 से 12 वर्ष की आयु इसकी रही होगी उस समय। यानी 11 से 12 वर्ष की आयु में इसके पिता की क्या होती है? मृत्यु होती है। और इतनी छोटी सी उम्र में या इतनी छोटी सी अल्प आयु में इसको सरदार बनना पड़ता है, मजबूरी में। मजबूरी में क्योंकि राजतंत्र का दौर है, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 11 से 12 वर्ष की आयु में फारस का सरदार हमारे घोषित कर दिया गया, जो कि हमारा कौन था? वो बाबर था, ठीक है। छोटी सी आयु में सत्ता संभालता है। अब यार एक छोटा सा बच्चा, इसके पास में कहां उतनी बुद्धिजीविता, उतना बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता है मेरे अनुसार। यार 11-12 साल का बच्चा क्या होता है, क्या सीखता है, वो क्या जानता है? किसी भी प्रकार का कोई मतलब सिस्टम नहीं होता। वो भी अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार, जितनी भी उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी होती है, उसी के अनुसार ये अपनी सत्ता को संभालता है। तो इतनी छोटी सी अल्पायु में ये सरदार बनता है। अब जैसे ही सरदार बनता है तो इसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां कैसी? पहली चुनौती तो ये थी कि इतनी छोटी सी उम्र में ये सरदार बना, तो अपने आप को सरदार के रूप में स्थापित कैसे करे? एक छोटा सा बच्चा, यार किसी को भी अगर एक छोटे से बच्चे को हम बोल दें कि बेटा, व्यवहारिक भाषा में जैसे अभी हम बोल दें कि हमारे घर में मम्मी पापा हैं, ठीक है, और उनका एक पुत्र है या हम ही हैं। अब मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, बोले बेटा एक दिन के लिए घर को संभालना, ठीक है। अब वो छोटा सा बच्चा क्या करेगा? वो क्या जाने कैसे मुझे क्या करना है, घर को कैसे संभालना है, ठीक है। तो इस प्रकार की परिस्थिति थी बाबर के सामने कि वो एक छोटी सी अल्प आयु में शासक बनता है या सरदार बनता है। तो पहली बात, वो अपने आप को शासक के तौर पे स्थापित कैसे करे? पहली चुनौती तो ये हो गई क्योंकि अभी वो छोटा है। एंड दूसरी चुनौती उसकी क्या थी? कि दूसरी चुनौती उसकी ये थी कि जैसे अभी इसने ये भी देखा था कि मेरे पिता के साथ में जो भी मेरे पड़ोसी हैं उनका व्यवहार कैसा है, पीठ पीछे वो लोग दूसरी बातें करते हैं, सामने दूसरी बातें करते हैं, सत्ता की लालच में मेरे पिता को भी मरवा दिया गया। तो इस संदर्भ में वो अपने पड़ोसियों के प्रति और अपने रिश्तेदारों के प्रति उनके सामने अपने आप को कैसे व्यवस्थित रूप प्रदान करे कि मतलब उनसे भी उनका सामना हो सके, कि ना ही उसके पड़ोसियों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष हो, ना रिश्तेदारों के साथ में हो, और यदि संघर्ष हो भी तो उनसे वो लड़ेगा कैसे, उनसे संघर्ष करेगा कैसे, कूटनीति के तौर पे उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। तो दूसरी चुनौती उसकी ये थी। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए बाबर ने क्या किया कि अपनी सत्ता को स्थापित किया, और सत्ता को स्थापित करने के क्रम में
क्या होता है कि एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में जब सरदार बना तो थोड़ा सा खुशी भी हुई होगी, और खुशी के पश्चात में एक प्रकार से बोले इसका जो प्रारंभिक जीवन था बाबर का, वो एक प्रकार से निराशापूर्ण ही था, क्योंकि पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के पश्चात में सरदार बना, काफी सारी चुनौतियां, अपने आने वाले लोगों को भी देखना है, अपना साम्राज्य भी देखना है, सारे लोगों को देखना है। तो छोटा सा बच्चा क्या क्या करता, तो उसने क्या किया कि इसके जीवन में एक प्रकार से बोले तो काफी सारे निराशाओं का भी साथ देना पड़ा, काफी सारा निराशापूर्ण जीवन भी इसने व्यतीत किया बचपन में। और निराशापूर्ण के साथ साथ कुछ ऐसे हमारे समय आए कि जिसमें ये हंस खेल करके अपनी सत्ता को क्या करता है, व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। और यही क्या यार, हमारे और आपके जीवन में भी कई सारे ऐसे सुख और दुख के पड़ाव आते हैं जिनसे हमको उनसे उभर करके या उन समस्याओं का निदान करके या उनका संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो जस्ट उसी प्रकार से बाबर ने भी क्या किया, इन सारी चीजों को ना देखते हुए वो अपने जीवन की शुरुआत कर देता है एज अ सुल्तान, एज अ सरदार, 11 से 12 वर्ष की आयु में ही। ठीक है, देखते हैं इसके पश्चात में कि जैसे ही ये शासक बना और पिता को देखता था तो लड़का थोड़ा सा क्या था कि थोड़ा सा भावुकता अगर है तो भावुकता के साथ साथ में अब बंदे के अंदर जोश भी था। जोश जोश इस कारणवश था क्योंकि अब सरदार बना, बाकी बच्चों से अलग हो गया, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे उन बच्चों से तो अलग ही हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब जोश भी था कि अब हमने अपने साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार करना है, क्योंकि अपने पिता को ये देखता था कि किस प्रकार से मेरे पिता इस पूरे के पूरे फारस क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं और अपनी सत्ता को बरकरार किए हुए हैं। तो ये अपने पिता से 4 कदम आगे निकल गया, और 4 कदम आगे ऐसे निकला कि ये 11 से 12 वर्ष की आयु में जब इसके पिता की मृत्यु होती है 1494 में, तो ये 1494 ईस्वी में ही आक्रमण कर देता है। कहां पे आक्रमण करता है, तो ये आक्रमण करता है इसी फारस वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूर में। मैप भी देख लीजिएगा आप लोग, मैप हमारा ये है, मैप हमारा ये है, ये थोड़ा सा देखिएगा, मैप हमारा ये है, कोई भी आएगा तो इधर से आएगा, तो ये हमारे पाकिस्तान उस्किस्तान का एरिया, ये हमारे फारस का एरिया, और ये हमारा हो गया जिधर उसने आक्रमण करना था, अर्थात समरकंद उमरकंद वाला एरिया, यानी जो भी मध्य एशिया का पार्ट था। तो सबसे पहले जब ये आक्रमण करता है 11 और 12 वर्ष की आयु में सरदार बनने के पश्चात में, तो सबसे पहला आक्रमण 1494 ईस्वी में इसने कहां पे किया, तो वो किया समरकंद वाले क्षेत्र में, समरकंद वाले क्षेत्र में किया, जो कि ये जो हमारा समरकंद क्षेत्र था ये तुर्की क्षेत्र की क्या थी, राजधानी थी। तुर्की क्षेत्र की क्या थी मेरे शेर, ये राजधानी थी। तो इसने प्लान बनाया और रणनीति बनाई कि अब मुझे इस तुर्की क्षेत्र वाले एरिया में अर्थात मध्य एशिया वाले क्षेत्र में मुझे आक्रमण करना है। तो सबसे पहला आक्रमण बाबर का कब हुआ, वो हुआ 1494 ईस्वी में, पिता की मृत्यु के पश्चात में। अभी ये भारतीय क्षेत्र में नहीं आया, अभी ये अपने एरिया में युद्ध कर रहा है। ठीक है, 1494 में, और फाइनली इस युद्ध में इस समरकंद वाले क्षेत्र में इसकी दाल नहीं गली, और ये क्या होता है कि यहाँ पे ये असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी इस संघर्ष में ये पूर्णतः असफल हो जाता है, समरकंद वाले क्षेत्र को ये जीत नहीं पाता है। और ये असफल क्यों होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी या प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी। इस कारणवश इसकी जो रणनीति थी समरकंद वाले क्षेत्र को जीतने की, वो असफल हो जाती है।
तो इससे हमको ये अंदाजा लगता है कि बाबर का जो प्रारंभिक जीवन था या प्रारंभ में जो आक्रमण था, वो प्रारंभिक आक्रमण इसका क्या होता है, असफल हो जाता है। हालांकि बाद में चल के हम लोग जैसे जैसे इसके जीवन का अध्ययन करेंगे बाबर के, तो आगे चल के हमको अध्ययन करने को मिलेगा कि पहला आक्रमण इसका भले ही असफल रहा हो, लेकिन बाद में चल के पूरे भारतीय क्षेत्र में नाम अगर किसी का गूंजता है तो वो है मुगलिया सल्तनत में बाबर का, कि बाबर एक टाइम पे बाबर बाबर होता है। कि क्या कहना है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे फिलहाल में, ठीक है। उसके जीवन की बातें हैं, काफी सारी बातों का जिक्र करेंगे। ये इसका पहला संघर्ष असफल होता है। इसके पश्चात में जब ये संघर्ष असफल होता है तो ये पुनः अपने क्षेत्र में वापस चला जाता है। कहां पे, फारस वाले क्षेत्र में पुनः वापस लौट जाता है और पुनः रणनीति बनाता है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे रुचिकर या पहली इसकी जो चॉइस थी कि मुझे किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिलाना है या उस पे मतलब अपना आधिपत्य जमाना है, तो वो समरकंद वाले क्षेत्र को पहली प्रायोरिटी देता था, ठीक है। तो जिस कारणवश 1494 के पश्चात में ये 2-3 साल तक रणनीति बनाता है फारस वाले क्षेत्र में और धीरे धीरे अपने सत्ता को स्थापित करता है। धीरे धीरे इसकी उम्र भी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो इसके पास में थोड़ा सा अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता भी विकसित हो रही होती है कि किस प्रकार से मुझे शासन को संचालित करना है या एक सुल्तान किस प्रकार से अपनी प्रजा के ऊपर या पूरे के पूरे क्षेत्र पर जहां भी उसको शासन या आधिपत्य जमाना है, एक सुल्तान किस प्रकार से अपनी सत्ता को स्थापित कर सकता है या दूसरे क्षेत्रों को अपने दम पे कैसे जीता जा सकता है। ये सारी चीजें उसके पास तब आई जब वो युद्ध करने लगा, उसकी स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हुई, उसकी स्वयं के मस्तिष्क की जो भी क्षमताएं थी वो विकसित होने लगी कि किस प्रकार से मुझे किस क्षेत्र में जाना है और अपनी सत्ता को कैसे स्थापित करना है, ठीक है। 2-3 साल के बाद अर्थात 1497 में, कहां पे, 1497 ईस्वी में ये पुनः समरकंद वाले क्षेत्र में पुनः आक्रमण करता है। मतलब ढीठ था एकदम से बोले ना कि हारने के बावजूद भी एक प्रकार से बोले ना कि ढीठ टाइप का था ये, कि एक बार हार मिल गई लेकिन फिर भी ये उसी क्षेत्र को अपनी पहली प्रायोरिटी देता है। क्या क्या था कि 3 साल बाद 1497 ईस्वी में ये पुनः समरकंद वाले क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करता है। कहां पे, समरकंद वाले क्षेत्र में पुनः आक्रमण करता है और इस बार इसकी क्या होती है, जीत स्थापित हो जाती है। यानी समरकंद वाले क्षेत्र में इसका आधिपत्य या इसका बोलबाला हो जाता है। इसका संघर्ष फाइनली क्या होता है, सफल होता है 1497 ईस्वी में। लेकिन इसने स्थायित्व रूप नहीं प्रदान किया अपनी सत्ता को। ये मात्र केवल और केवल समरकंद पे केवल और केवल ये 100 दिन ही शासन कर पाया। कितने दिन, 100 दिन, यानी एक प्रकार से बोले 3 महीने 10 दिन तक ही ये समरकंद वाले क्षेत्र पे अपनी सत्ता को स्थापित कर पाया। उसके पश्चात में इसको पुनः वहां से भागना पड़ा। और भागना क्यों पड़ा, मैंने शुरुआत में ही बोला कि समरकंद वाला एरिया या इधर का जो भी एरिया था फारस के मतलब पश्चिमी वाला, इधर राजनीतिक स्थिति क्या थी, काफी मजबूत थी। इसी कारणवश ये भले ही जीत पाया था लेकिन मात्र केवल 100 दिन ही ये अपनी सत्ता को वहां पे स्थापित कर पाया और इसको पुनः वहां से भागना पड़ा। फाइनली इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है कि जो भी सारी चीजें हैं हमने इन सारी बातों से रूबरू होना है। फिलहाल में क्लास की स्टार्टिंग हम कर चुके हैं इस पूरे के पूरे मुगल वंश के दौरान में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है इस पूरी की पूरी क्लास से संबंधित,
तो आप लोग यार कमेंट क्वेरीज करेंगे, वहां से आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाकी जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। मिलेंगे इसी मुगल वंश के नेक्स्ट क्लास में, अर्थात इसके आगे से। तब तक के लिए